दोस्तों नमस्कार। ये पश्चिम बंगाल है, ये बिहार नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है। और पश्चिम बंगाल के भीतर तृणमूल कांग्रेस है। ये ना तो आरजेडी है, ना ही शिवसेना है, और ना ही हरियाणा में खड़ी कांग्रेस है, जो शायद इंतजार करे कि जब जनादेश आ जाएगा उसके बाद सोचेंगे जश्न कैसे मनाया जाता है, या फिर उसके बाद उन सवालों को खड़ा करेंगे कि आखिर हम जीते कैसे या हम हारे कैसे। बिल्कुल नहीं। तृणमूल कांग्रेस की फितरत यह बिल्कुल नहीं है। अभी से ही रतजगा की तैयारी है, और रात में जागने का मतलब यह कतई नहीं है कि सुबह सो जाना है। सुबह तो कहीं ज्यादा चौकस रहना है, और उसके बाद दोपहर बीतते बीतते जिस जश्न की दिशा में बढ़ना है उसकी तैयारी कैसे किस रूप में हो सकती है, इस वक्त पश्चिम बंगाल के भीतर या कहें कोलकाता की धड़कनों को देखकर आप समझ सकते हैं। एक नहीं, 4 लेयर। और 4 लेयर का मतलब यह है, हमेशा हर कोई जाग रहा होगा, वो चाहे टीएमसी का कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। हर कोई जाग रहा होगा, बावजूद इसके कि बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी है, और उनकी मौजूदगी के बीच भी कोई भरोसा किसी को नहीं है। और एक झटके में चुनाव आयोग की भूमिका और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने कहीं एक लकीर राज्य स्तर के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच न चाहते हुए भी खींच दी है। शायद इसीलिए कौन अधिकारी कहां पर नियुक्त है उसकी जानकारी उसके अपने डिपार्टमेंट को है, उसके अपने सहयोगियों के पास है। कहीं से कोई मैसेज किसी भी रूप में आएगा तो हर कोई सक्रिय हो जाएगा। और ये बातें कोई दूसरा शख्स नहीं बता रहा, बल्कि बकायदा शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं, इस वक्त वह भी इन सबको बताने लगे हैं। वो जानते हैं दरअसल पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल मॉडल के भीतर हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना नया मॉडल होता है, जिसके आश्रय उसको भेद पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बूथ दर बूथ जी नहीं, टेबल दर टेबल जी नहीं। ऐसे सोचिए कि बांस दर बांस हर जगह पर आपको कौन मौजूद रहेगा, कैसे मौजूद रहेगा, उसको पानी कौन पिला रहा होगा, कौन सी व्यवस्था होगी जिसमें रात भर वो जागते भी रहे और सुबह चौकस भी रहे, उसके लिए कौन सी सुबह टीम आएगी और कैसे खड़ी हो जाएगी। जबकि इन सब के बीच चुनाव आयोग ने भी तैयारी जबरदस्त कर दी। उसने कहा जितने ऑब्जर्वर हैं इससे काम नहीं चलेगा, और चाहिए तो 75 पुलिस ऑब्जर्वर और आ गए, लगभग 142 सेंट्रल ऑब्जर्वर और आ गए, यानी 225 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी चुनाव कराने के लिए नहीं, बल्कि काउंटिंग को देखने, समझने और निगरानी रखने के लिए है। इससे पहले ऐसी नियुक्तियां कभी किसी चुनाव की काउंटिंग में बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन इस बार हो रहा है। मसला इतना बड़ा नहीं है, इस रूप में है कि जब इस बात का जिक्र है कि हर किसी के पास एक अपना मॉडल है, और उस मॉडल के भीतर भेद पाने की स्थिति में विपक्ष खड़ा हो पाता है या नहीं हो पाता है। शायद बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा इसी बात को लेकर पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहले दिन से रही है, और उस मॉडल को कोई ना भेद पाए, इसके लिए पूरी तैयारी अपने तौर पर टीएमसी ने की। इन दोनों के बीच चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी, इलेक्शन कमीशन की वैसी भूमिका जिस भूमिका के आश्रय एक पार्टी पक्ष में खड़ी हो, दूसरी पार्टी विरोध करे, यह भी किसी को समझ नहीं आया कि चुनाव आयोग तो इस देश का होना चाहिए। फिर यह सवाल क्यों उठ गए? ठीक वैसे ही जैसे राज्य सरकार के अधीन आने वाले अधिकारी और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अधिकारियों पर नजरें उठ गई। लेकिन बहरहाल इनसे बाहर निकलिए और अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। जो कभी नहीं होता था वो हो रहा है, वह काउंटिंग के दिन के लिए हो रहा है। और इन सब के बीच एक मॉडल खुले तौर पर जिक्र किया अभिषेक बैनर्जी ने। डायमंड हार्बर के वह सांसद हैं, और उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर फाल्टा आता है। फाल्टा
जहां पर चुनाव रद्द कर दिया गया। अब आप सोचना शुरू कर दीजिए इस चुनाव का मतलब और महत्वता क्या है। हम इस पर आए उससे पहले एक हकीकत जरा समझ लीजिए। फाल्टा चुनाव में भी सबसे ज्यादा अधिकारियों की मौजूदगी, सबसे तेज तर्रार पुलिस ऑब्जर्वर की मौजूदगी, जो 3 पुलिस ऑब्जर्वर सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सौंपे गए जहां पर निगरानी रखनी है, उसका खुलेआम नजारा पूरी देश ने देख लिया। वो आईपीएस उत्तर प्रदेश के थे। हम सिर्फ इसलिए दोहरा रहे हैं आज उसे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फाल्टा के चुनाव को रद्द कर दिया और कहा कि वहां दोबारा से वोटिंग होगी और वो वोटिंग जो नई सरकार बनेगी उसके अधीन होगी। वो नई सरकार किसकी होगी? बाजी तो इसी बात को लेकर लगी है। और फाल्टा की 285 बूथ पर 21 मई को वोटिंग होगी, 24 मई को रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे ठीक पहले यह स्थिति क्यों आ गई? दरअसल अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि आपके बांग्ला बृहस्पति गुजराती गिरोह और उनके कठपुतली ज्ञानेश कुमार के लिए 10 जन भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल में एक खरोंच तक नहीं ला पाएंगे। अपनी पूरी ताकत लगा दो, मैं पूरे भारत को चुनौती देता हूं। फाल्टा आओ, अपने सबसे ताकतवर को भेजो, दिल्ली से किसी भी एक सरगना को भेजो, अगर हिम्मत है तो फाल्टा में चुनाव लड़ो। इसको सोशल मीडिया में लिखने के बाद बीजेपी के आईटी सेल ने इसको टैग करते हुए इलेक्शन कमीशन से पूछा, यह मॉडल क्या चीज होती है? यहां गुजरात मॉडल का जिक्र नहीं है, यहां योगी मॉडल का भी जिक्र नहीं है, यहां इस देश के किसी भी मॉडल का जिक्र नहीं है। यह नया डायमंड हार्बर मॉडल है जिसका जिक्र बीजेपी के आईटी सेल ने उठाया। इलेक्शन कमीशन सक्रिय हुआ और उसने ऐलान कर दिया, बिल्कुल अब यहां पर दोबारा चुनाव होगा। यह एक पहला मैसेज है इस चुनाव को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी मौजूदगी के साथ खड़ी है तो सबसे महत्वपूर्ण 48 घंटे बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल को सौंपे गए। आप जाइए, वहीं रहिए, निगाहें खुली रखिए, नजरों के आसरे चीजों को समझते रहिए। हॉटलाइन दिल्ली और कोलकाता के बीच जुड़ी हुई है। जब इच्छा हो फोन उठाइए, सीधा संवाद बनाइए, बातचीत कीजिए। इसमें कोई मोबाइल यूज करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा संवाद होते रहेगा, पता चलते रहेगा। भूल जाइए इसको आप। और ये दोनों वहां पहुंच गए। इस देश का रिकॉर्ड टूटा है वोटिंग को लेकर। 90% से ज्यादा वोटिंग दोनों फेज में हुई है। एवरेज निकालिएगा तो 92%। और तकरीबन 36 कॉन्स्टिट्यूंसी तो ऐसी है जहां 95% प्लस तक वोटिंग हुई है। और यह सवाल वाकई बड़ा रहा कि इतनी बड़ी तादाद में अगर वोटिंग हो रही है तो कौन आ रहा है, कौन निकल रहा है, वोटरों का ध्रुवीकरण कैसे हो गया? ये सारे सवाल थे। अब सवाल जब काउंटिंग का आकर खड़ा हो चला है तो उस काउंटिंग के मैदान में जिसको टेक्नोलॉजी की जानकारी हो, जो जानता हो कि किस बटन को दबाने से क्या हो सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी की जानकारी इस रूप में भी रखनी होगी कि कहीं किसी भी मशीन की उपयोगिता या अनुपयोगिता दोनों के लिए कभी कभी बाहर से रिमोट के जरिए भी कुछ काम करता है, तो क्या ऐसी स्थिति लाई जा सकती है? अगर शक हो जाए तो हम जैमर लगा दें। जैमर लगाने का हक किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का, इलेक्शन कमीशन का? किसका होगा? इलेक्शन कमीशन चाहे तो लगा सकता है, राज्य सरकार अपने तौर पर चाहे तो टेक्निकली वो चीजों को डेवलप कर चुकी होगी, यानी टीएमसी का हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल इसकी माइन्यूट परिस्थिति को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस रूप में समझिए, जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है और जो दावे हैं और उन सब के बीच जो काउंटिंग होनी है,
उस काउंटिंग में मार्जिन अगर 5 से 10,000 का होता है, यानी 10,000 तक, तो ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोगों को सीधा निर्देश दिया है कि आपको हर हाल में रिकाउंटिंग करानी है। और दूसरी तरफ बीजेपी के मौजूदगी जो वो टेक्निकल सेवी लोग कौन कौन से हैं उनकी भी नियुक्ति की गई है। तकनीकी ज्ञान रहना जरूरी है, सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा। वो बैलेट पेपर अलग मसला था, यहां बटन से काम चलेगा। और अगर ऐसा लगता है जानकारी के लिहाज से कि अगल बगल एक रेंज में अगर रिमोट के जरिए भी चीजें डाइवर्ट की जा सकती है, तो शक हो तो उस गुंजाइश को अपने तक ना रखिए। यह स्तर दर स्तर ठीक वैसे ही है जैसे चुनाव के वक्त डायमंड हार्बर जिस मॉडल का जिक्र अभिषेक बनर्जी कर गए, उसका मतलब यह है कि व्यक्ति, परिवार, मोहल्ला और उसके साथ आगे की परिस्थिति, ये होते हैं तरीके जिसमें सब कुछ जुड़ते चला जाता है। पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कैसे जुड़ेगा, उसको किस पर निगरानी रखनी है, उस निगरानी के तहत उसको कौन सा संदेश पार्टी कार्यकर्ता को देना है, और पार्टी कार्यकर्ता उसके बाद अपने सीनियर को जानकारी दे जिससे वो हरकत में आए। तो डायमंड हार्बर मॉडल जो है वो कड़ी दर कड़ी चीजों को जोड़ता है और एकजुट करके एक बहुमत के दायरे में चीजों को लाने की कोशिश करता है। और डायमंड हार्बर मॉडल कमोवेश क्या बंगाल की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। 70 के लगभग कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पर वोटों का ध्रुवीकरण मायने रखता है, अगर वो वाकई हिंदू मुस्लिम में बट गया तो। इस ध्रुवीकरण का मतलब बहुत साफ है, क्या पूरा हिंदू एक साथ हो गया, क्या पूरा मुसलमान एक साथ हो गया। और धर्म इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इजाजत नहीं देता है, या फिर नियम नीति निर्देशन में यह लिखा हुआ है धर्म के आश्रय चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। लेकिन खुला खेल हर चुनाव में हर किसी ने देखा, समझा, परखा है। और बीजेपी तो खुले तौर पर कहती हमें मुस्लिम वोट चाहिए ही नहीं। और इसीलिए जब एक सवाल आया, शुभेंदु अधिकारी से पूछा गया 90%, बोले सब हिंदू एक हो। जिस तरह से पूरा परसेंटेज 90% से ऊपर हुआ है, सेकंड फेज में क्या कहना चाहेंगे? 90 हिंदू खोल के वोट किया क्या? अब सरकार बनना तय है। कितना बार बोलूंगा? दरअसल बंगाल इस मायने में अलग है कि यह बात अगर यूपी में कही जाती तो अलग बात थी। बंगाल का जो पूरा कल्चरल एस्पेक्ट है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो बिहार, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन सब से हटकर है। यह जरा समझना होगा कि यहां पर राम मंदिर मायने नहीं रखता, यहां पर दुर्गा मायने रखती है, यहां पर काली मायने रखती है। यानी कल्चरल और रिलीजियस मॉडल अलग है। जो समाज के नायक है उसमें राजा राम मोहन राय भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, अमर्त्य सेन भी हैं, विपिन चंद्र भी हैं और सत्यजीत रे भी हैं। यानी क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा भी है और इन सब के बीच इंटेलेक्चुअलिज्म भी है। और उसके साथ वो समाज भी है जो समाज लगातार देश दुनिया के भीतर हायर एजुकेशन के लिए भटक रहा है, वो तबका भी मौजूद है। शायद इसीलिए पहली बार ये पॉलिटिकल शिफ्ट होगा या नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो बंगाल जिस कल्चरल एस्पेक्ट में जी रहा है उसमें कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, और क्या बंगाल इसके लिए तैयार है या नहीं है। शायद इसीलिए जो हर स्तर पर आज की रात पहरा देने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, वो कल सुबह भी नहीं सोएंगे, वो खुद ही कह चुके हैं। और जिनकी जिम्मेदारी कल सुबह है उनकी मदद वो करने के लिए तैयार है, यह भी हो चुका है। और उसके बाद 12 दोपहर 12 1 बजते बजते परिस्थितियां जब साफ होने लगेगी, तब जरा सोचिए क्या नजारा किस रूप में होगा। वो कोलकाता हो या फिर वो दिल्ली हो, नजरें पैनी दोनों जगहों से है। और पॉलिटिकल तौर पे ये पहली बार एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हर कोई जानता है कि यह देश इतना पॉलिटिकल हो चुका है, जहां पे देश के भीतर कमोवेश हर परिवार में आज की तारीख में डिस्कशन पॉलिटिकल ही होता है। और बंगाल के भीतर इलेक्शन को लेकर और इस देश के मीडिया के जरिए दिखाया गया एग्जिट पोल हो
या किसी ने एग्जिट पोल से पांव पीछे खींच लिए हों, या फिर जो इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लेते लेते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, या सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर हर बात को खारिज कर दिया कि बिल्कुल नहीं, हम इलेक्शन कमीशन के काम में कोई दखल नहीं देंगे। ये सारी बातें सिर्फ बूथ लेवल का व्यक्ति ही नहीं बल्कि हर बच्चा बंगाल में जान चुका है। और उन सब के बीच कल सुबह काउंटिंग की शुरुआत होनी है। तीन बड़े सवाल, तीन ऐसे बड़े सवाल जो बतलाते हैं कि दरअसल बंगाल और बंगाल का चुनाव और चुनाव के बाद कल की काउंटिंग और उसके बाद का जनादेश इस देश को कैसे प्रभावित करने वाला है, क्योंकि यह इस देश के भीतर पहली बार समूचे विपक्ष के लिए एक एसिड टेस्ट है। उसकी मौजूदगी है या नहीं है, और इसके बाद उस इलेक्शन प्रोसेस का भी एसिड टेस्ट है कि उसमें विपक्ष को अब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर कोई अल्टरनेटिव रास्ता निकालना चाहिए। और दूसरी तरफ जो दिल्ली की सत्ता है और जो ये मानकर चलती है कि केंद्रीय अधिकारी निष्पक्ष है, राज्यों के अधिकारी उस सत्ता के अनुकूल हो ही जाते हैं, जिसकी सत्ता होती है तो उसी के मातहत वो काम करते हैं। तो उसकी अपनी सोच की परीक्षा भी वहीं पर है, क्योंकि हजारों सुरक्षा कर्मी, हजारों ऑब्जर्वर, हर तरीके से हर चप्पे चप्पे पर नियुक्तियां, और उसके बाद कल काउंटिंग सेंटर में जो व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है, जो व्यवस्था सुरक्षा की है, जो स्थिति में मीडिया की मौजूदगी को कैसे दूर रखा जाए और जिस अवस्था में टेक्नोलॉजी प्रभावित ना हो, इसको लेकर भी चिंतन मनन जब टीएमसी के भीतर यह सोचकर होने लग जाए कि एक दायरे के जरिए कोई बटन दबा के रिमोट के आसरे चीजें डेवलप तो नहीं कर सकता है, तब यह सवाल बड़ा है। यह पश्चिम बंगाल है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, वो बिहार नहीं है। इंतजार होगा फॉर्म 17 का, इंतजार होगा कितने वोटिंग परसेंटेज थे, इंतजार होगा यहां पर रिकाउंटिंग हो या ना हो, इंतजार होगा कि दरअसल उसके बाद वहां पर इलेक्शन कमीशन अपनी मोहर कब लगाता है जीत हार को लेकर। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आने दी जाएगी। और इसीलिए जब इतनी मेहनत मशक्कत हो रही होगी, दिल्ली से अधिकारी भेजे जा चुके होंगे, बीजेपी के नेता भी दिल्ली से पहुंच चुके हैं, और उस बीच कोलकाता के भीतर हर गली नुक्कड़ का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो जिसको अभी चुनाव डालने के अधिकार भी ना मिले हों, यानी वो 18 बरस का भी ना हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर उसकी सक्रियता इस हद तक है कि उसकी जुबान पर वही पॉलिटिकल नारे हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता लगाकर चले गए। खेला हो वो, परिवर्तन हो वो, जी नहीं। इसके आगे सोचिए कैसे नारे हो सकते हैं। वो नारे दरअसल इस देश की अस्मिता और इस देश की साख से जुड़े हैं, इस देश के भीतर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े हैं। और उन परिस्थितियों में इस चुनाव के जनादेश का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है यह चुनाव परिणाम किसी के राजनीतिक भविष्य को डिब्बे में बंद कर देंगे या फिर किसी की राजनीतिक सत्ता को इस तरीके से हिला देंगे जहां पर उसकी नींव हिलने लगेगी। यानी व्यापक परिवर्तन इस देश के भीतर बंगाल के जरिए क्यों देखा जा रहा है, तो उसका आखिरी जवाब सिर्फ एक ही है। बंगाल के चुनाव में जो इस देश के तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस की भूमिका रही, वो इंस्टीट्यूशन जो लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर है, वो इंस्टीट्यूशन जिसके आश्रय भारत में लोकतंत्र की रक्षा की जाती है, पहली बार यह चुनाव और उसके परिणाम उस पर भी असर डालने वाले हैं। जश्न का इंतजार पूरे देश को है या कहें बंगाल को है, आप जो भी सोचिए, लेकिन भारत की राजनीतिक परिस्थितियां दरअसल उस दिशा में जा चुकी है जहां विपक्ष नहीं है। 12-13 बरस पहले कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत दिल्ली में हुई थी।
कांग्रेस हार गई, बीजेपी सत्ता में आ गई। जिसने आंदोलन किया था वो छिटक गए। लेकिन इन 12 वर्षों के सफर में विपक्ष गायब हो गया, और जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो समाज के भीतर का फॉल्ट उभर कर सामने आएगा ही। और बहुत मासूमियत से हर कोई कहेंगे या तो हमारी हिस्सेदारी थी, या हम ये सोचते रह गए कि शायद कोई परिवर्तन इस देश में होगा। दोनों मुट्ठी बंद है। बंगाल उसी मुट्ठी को खोलने और कसकर खींचने की दिशा में अटका पड़ा है। कल सुबह का इंतजार हर किसी को है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।